किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वास। बिल्कुल। लेकिन क्या उस विश्वास की मजबूती को पहले से जानने का कोई तरीका है? आज हमारे पास एस.एन. पांडे के नोट्स हैं जिनका शीर्षक है क्या आपका पार्टनर वफादार है। और हम मतलब एक तरह से जासूस की तरह इन दो अलग अलग लेंस से, केपी और जेमिनी ज्योतिष से, एक ही सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हाँ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं या नहीं। एग्जैक्टली तो हमारा मकसद एकदम साफ है। हम ये समझेंगे कि ये ज्योतिषीय सिस्टम धोखे की टेंडेंसीज को कैसे देखते हैं। और शुरू करने से पहले एक बड़ा डिस्क्लेमर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ज्योतिष संभावनाओं का शास्त्र है, फैसलों का नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये किसी के चरित्र पर स्टैंप लगाने का कोई टूल नहीं है, बल्कि किसी के, आप कह सकती हैं, साइकोलॉजिकल वायरिंग को समझने का एक तरीका हो सकता है। साइकोलॉजिकल वायरिंग। हाँ, और आज हमारे पास दो बहुत ही अलग अलग नजरिए हैं। पहला है केपी ज्योतिष, जो बहुत ही टेक्निकल है, एक एक ग्रह के कनेक्शन को माइक्रोस्कोप से देखता है। अच्छा। और दूसरा है जेमिनी ज्योतिष, जो ज्यादा डायरेक्ट है। वो कहता है पूरी कुंडली छोड़ो, बस इस एक ग्रह को पकड़ो। वाह। दोनों के तरीके अलग हैं, पर मजे की बात ये होगी कि क्या दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पहले जासूस यानी केपी ज्योतिष से शुरू करते हैं। चलिए। इन नोट्स में उप नक्षत्र स्वामी या सब लॉर्ड पर बहुत जोर दिया गया है। ये सुनने में ही काफी टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में ये सब लॉर्ड क्या बला है? हाँ, नाम थोड़ा डरावना लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंपनी में पहले एक डिपार्टमेंट हेड होता है, फिर उसके नीचे मैनेजर और फिर फाइनल अप्रूवल देने वाला एक सीनियर मैनेजर। कुंडली में नक्षत्र वो मैनेजर है और सब लॉर्ड वो सीनियर मैनेजर है जो आखिरी फैसला लेता है। आखिरी फैसला? हाँ, कि उस भाव का रिजल्ट क्या होगा। केपी सिस्टम का मानना है कि यही सब लॉर्ड सबसे ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, तो ये फाइनल डिसीजन मेकर हैं। और वफादारी के मामले में नोट्स 5वें, 7वें और 11वें घर पर फोकस करते हैं। ये 3 घर ही क्यों? क्योंकि ये तीनों मिलकर एक कामयाब रिश्ते की कहानी बनाते हैं। 5वां घर है रोमांस, प्यार, लव अफेयर। ओके। 7वां घर है शादी, कमिटमेंट, आपका पार्टनर। हाँ। और 11वां घर है आपकी इच्छाओं का पूरा होना, सोशल सर्कल और गेन्स। हाँ। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्यार यानी 5वां घर, हाँ। शादी यानी 7वां घर में बदल रहा है, और वो शादी आपकी ख्वाहिशों को यानी 11वें घर को पूरा कर रही है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो एक वफादार पार्टनर के लिए केपी ज्योतिष में सबसे अच्छा साइन क्या होगा? सबसे मजबूत और पॉजिटिव साइन जो पांडे के नोट्स में है वो ये कि अगर आपके 7वें घर का सब लॉर्ड, मतलब आपके पार्टनर वाले घर का फाइनल डिसीजन मेकर, बिल्कुल, अगर वो इन्हीं 3 घरों से जुड़ा हो, 5वें, 7वें और 11वें। 1 मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान की जो कोर प्रोग्रामिंग है, जो उसकी साइकोलॉजिकल वायरिंग है, वो नेचुरली अपने रिश्ते को कामयाब बनाने, उसमें रोमांस बनाए रखने और उसे दुनिया में एक पहचान देने की है। हाँ। उसके सारी एनर्जी बाहर जाने के बजाय रिश्ते में ही इन्वेस्ट हो रही है। ये सिर्फ एक ज्योतिष का नियम नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न लगता है। एग्जैक्टली। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब किसी की बुनियादी प्रवृत्ति ही रिश्ते को सींचने की हो, तो बाहर देखने का सवाल ही कम हो जाता है। सही बात है। इसके साथ ही नोट्स में बृहस्पति और शनि के प्रभाव को भी बहुत अच्छा माना गया है। अगर ये दोनों ग्रह 7वें घर को देख रहे हों, अच्छा, तो ये रिश्ते को एक नैतिक और डिसिप्लिन फ्रेम में बांध देते हैं। बृहस्पति मोरालिटी देता है और शनि कमिटमेंट और जिम्मेदारी। ये दोनों ग्रह रिश्ते में ठहराव लाते हैं। ठीक है, ये तो हुई आइडियल सिचुएशन, सब कुछ अच्छा। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिसके लिए शायद ज्यादातर लोग सुन रहे हैं। धोखे के साइंस क्या हैं? पांडे के नोट्स इस बारे में क्या कहते हैं? नोट्स में कुछ बहुत स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स का जिक्र है। पहला और सबसे बड़ा साइन है गुप्त संबंधों का। ओके। इसके लिए हमें 12वें घर को देखना होगा। 12वां घर कुंडली का वो कोना है जहां सब कुछ छिपा होता है, अ ब्लाइंड स्पॉट। अ ब्लाइंड स्पॉट। हाँ, ये हमारे सीक्रेट्स का, हमारी प्राइवेट लाइफ का और उन चीजों का घर है जो हम दुनिया को नहीं दिखाते, जैसे बेडरूम लाइफ। अच्छा, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। हाँ, तो जब रोमांस का 5वां घर इस सीक्रेट्स वाले 12वें घर से जुड़ जाता है, तो ये एक रेड फ्लैग तो है। मतलब प्यार पब्लिक में नहीं, बल्कि छिपकर हो रहा है।
और अगर इस कॉम्बिनेशन पर राहु का असर भी आ जाए तो समझिए आग में घी का काम हो गया। राहु हर नियम को तोड़ने वाला, भ्रम पैदा करने वाला और अतृप्त इच्छाओं का ग्रह है। तो 5वें 12वां और राहु का कनेक्शन गुप्त संबंधों की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। राहु यहाँ विलन की तरह लग रहा है। नोट्स में एक से ज्यादा संबंधों के बारे में भी कुछ कहा गया है, खासकर कुछ राशियों को लेकर। ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। हाँ, ये एक बहुत ही नुआंस्ड पॉइंट है। नोट्स कहते हैं कि अगर 7वें घर का सबलॉर्ड किसी द्विस्वभाव राशि में हो। द्विस्वभाव मतलब मिथुन, कन्या, धनु या मीन, तो ये एक से ज्यादा चीजों में रुचि पैदा कर सकता है। एक मिनट, यहीं पर मुझे सवाल पूछना है। मतलब जेमिनाई या वर्गो वाले तो नेचुरली क्यूरियस और अडेप्टेबल होते हैं ना, वो मल्टीटास्कर्स होते हैं। हाँ, होते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इन राशियों वालों पर शक करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी जनरलाइजेशन लगती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये अकेला फैक्टर कभी भी निर्णायक नहीं होता। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, द्विस्वभाव राशि का मतलब है कि व्यक्ति का मन एक साथ 2 दिशाओं में सोच सकता है। ये अपने आप में बुरा नहीं है। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ बुध, जो खुद दोहरेपन का कारक है, या राहु, जो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, का प्रभाव भी जुड़ जाए, तब जाकर एक से ज्यादा संबंधों में रुचि की टेंडेंसी बढ़ सकती है। अच्छा, तो ये लेयर्स ऑफ एनालिसिस है। बिल्कुल, अकेली द्विस्वभाव राशि कुछ नहीं करती। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। मतलब कई फैक्टर्स का एक साथ आना जरूरी है। और इसमें छठे घर की क्या भूमिका है? उसे तो झगड़े और अलगाव का घर कहते हैं। बिल्कुल, छठा घर है संघर्ष, असहमति और रिश्ते का टूटना। अगर 7वें घर का डिसीजन मेकर यानी सबलॉर्ड छठे घर से मजबूत कनेक्शन बना ले, तो ये दिखाता है कि रिश्ते में खुद ही इतना कॉन्फ्लिक्ट और डिससैटिस्फैक्शन है कि व्यक्ति खुशी बाहर ढूंढने के लिए मजबूर हो सकता है। ये धोखे से ज्यादा रिश्ते में मौजूद गहरी समस्याओं का संकेत है। तो केपी का तरीका काफी डिटेल्ड और टेक्निकल है। सबलॉर्ड, नक्षत्र, घर, ये सब। हाँ, है तो। क्या कोई ऐसा भी सिस्टम है जो इसे और सिंपल तरीके से देखता हो? मतलब क्या कोई एक ग्रह है जिसे देखकर हम पार्टनर के बारे में अंदाजा लगा सकें? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और यही हमें हमारी दूसरे जासूस जेमिनी ज्योतिष के पास ले जाता है। ओके। जेमिनी का नजरिया एकदम सीधा और एलिगेंट है। ये कहता है पूरी कुंडली में जो ग्रह सबसे कम डिग्री का है उसे पकड़ लो, वही है आपका दारा कारक या डीके। दारा कारक? हाँ, दारा का मतलब है जीवन साथी, तो ये डीके आपके पार्टनर का सीधा सीधा रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, ये ऐसा है जैसे पूरी कुंडली में से आपके पार्टनर का एक एम्बेसडर चुन लिया गया हो। अब अगर आपको पार्टनर के बारे में जानना है तो बस इस एम्बेसडर की हालत देख लो। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इस एम्बेसडर यानी दारा कारक का विश्लेषण कैसे करते हैं? बहुत आसान तरीके से। पहले देखिए ये दारा कारक कौन सा ग्रह है। अगर वो बृहस्पति या शुक्र जैसा शुभ ग्रह है तो पार्टनर का स्वभाव अच्छा, नैतिक और प्रेमपूर्ण होगा। फिर देखिए उस पर किन ग्रहों का असर है। अगर शुभ ग्रहों का असर है तो और भी अच्छा। और अगर वो किसी स्थिर राशि में बैठा है, स्थिर राशि जैसे टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, तो ये रिश्ते में स्थिरता और वफादारी को दिखाता है। और अगर इस एम्बेसडर की हालत खराब हो तो मतलब नेगेटिव साइंस क्या होंगे? अगर दारा कारक नीच का हो यानी अपनी सबसे कमजोर पोजीशन में हो, या फिर उस पर राहु केतु जैसे ग्रहों का बहुत बुरा असर हो, अच्छा, तो ये पार्टनर के चरित्र में अस्थिरता, भ्रम या असंतोष का संकेत दे सकता है। मैं फिर कहूंगी इसका मतलब सीधे सीधे धोखा नहीं है, पर ये रिश्ते में एक बेचैनी या इनस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव ही पीड़ित है। ठीक है। जेमिनी में एक और शब्द का जिक्र है, उपपद लग्न या यूएल। ये क्या है? अगर दारा कारक यानी डीके आपके पार्टनर का एम्बेसडर है तो उपपद लगन यूएल आपकी शादी का सोशल मीडिया प्रोफाइल है। सोशल मीडिया प्रोफाइल? हाँ, ये दिखाता है कि दुनिया आपकी शादी को कैसे देखती है और आपके रिश्ते की क्वालिटी क्या है। ये एनालॉजी अच्छी है। तो इस प्रोफाइल को कैसे पढ़ते हैं? अगर इस यूएल का मालिक ग्रह अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है तो मतलब आपकी शादी की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी है। और पार्टनर संस्कारी और सम्मानित परिवार से होगा। लेकिन असली कहानी यूएल से दूसरे घर में छिपी होती है। दूसरे घर में? हाँ, वो घर दिखाता है कि ये शादी टिकेगी या नहीं। इट शोज द सस्टेनेंस ऑफ मैरिज। अगर उस दूसरे घर में शनि, मंगल, राहु जैसे पाप ग्रह बैठ जाए तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल तो अच्छा है पर घर के अंदर
कलह और असंतोष है, और यही असंतोष बाहरी संबंधों का कारण बन सकता है। पांडे के नोट्स में राहु और चंद्रमा के एक खास योग का भी जिक्र है। वो क्या है और वो कैसे काम करता है? हाँ, ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जेमिनी ज्योतिष में नवमांश कुंडली यानी D9 चार्ट को शादी के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। ओके, D9 चार्ट। अगर उस D9 चार्ट में चंद्रमा और राहु एक साथ आ जाए तो ये मन में एक तूफान जैसा है। मन में तूफान। हाँ, चंद्रमा आपका मन है और राहु है ऑब्सेशन और अतृप्त इच्छाएं। जब ये मिलते हैं तो व्यक्ति की भावनाएं और इच्छाएं बहुत इंटेंस और अनियंत्रित हो सकती हैं, जिसे संभालना मुश्किल होता है। और शुक्र के साथ राहु का क्या असर होता है? शुक्र है प्यार, रोमांस और भौतिक सुख। राहु उन इच्छाओं को 1000 गुना बढ़ा देता है। तो शुक्र राहु का योग एक्सट्रीम पैशन और सेंसुअलिटी देता है। अच्छा। ये ऊर्जा अगर सही दिशा में लगे तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव या कैरिज्मेटिक हो सकता है, लेकिन अगर ये दिशाहीन हो जाए तो ये भटकाव का कारण भी बन सकती है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा मोर की तलाश में रहता है। तो अब अगर हम दोनों जासूसों केपी और जेमिनी की रिपोर्ट को एक साथ रखें तो इन सब का मतलब क्या है? क्या कोई कॉमन थ्रेड है? कोई ऐसा अपराधी जो दोनों की जांच में सामने आया हो? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक सस्पेक्ट बार बार सामने आता है, और वो है राहु। राहु फिर से? हाँ, दोनों ही पद्धतियों में राहु को नियम तोड़ने वाला माना गया है। चाहे केपी में 7वें घर पर उसका असर हो या जेमिनी में दाराकारक या शुक्र के साथ उसका संबंध, राहु परंपरा से हटकर काम करने की टेंडेंसी देता है। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया था, नियम तोड़ने का मतलब हमेशा धोखा तो नहीं होता, है ना? बिल्कुल नहीं, और ये समझना सबसे जरूरी है। राहु का प्रभाव इंटरकास्ट मैरिज, अच्छा, अपने से बहुत अलग कल्चर के पार्टनर या लिव इन रिलेशनशिप जैसा कुछ अनकन्वेंशनल करने का भी संकेत हो सकता है। ये सिर्फ एक आउट ऑफ द बॉक्स एनर्जी है। ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, ये पूरी कुंडली का बैलेंस तय करता है। इसलिए राहु को देखते ही किसी को धोखेबाज मान लेना ज्योतिष की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत अहम बात है। राहु के अलावा और क्या कॉमन है? दूसरा कॉमन फैक्टर है शुक्र की स्थिति। शुक्र प्यार और रिश्ते में मिलने वाली खुशी का नेचुरल इंडिकेटर है। बिल्कुल। अगर किसी की कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित है, चाहे किसी भी सिस्टम से देखें, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति को रिश्ते में इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। अच्छा। और जब कोई इमोशनल रूप से भूखा होता है तो उसके भटकने की संभावना बढ़ जाती है। तो निचोड़ यही है कि किसी एक योग के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। इट्स अबाउट द बिगर पिक्चर। हाँ, बिल्कुल। कोई भी एक योग किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी कुंडली, जिसमें राशि चार्ट, नवमांश चार्ट और सबसे जरूरी उस समय चल रही ग्रहों की दशाओं का एनालिसिस जरूरी है। दशाओं का भी। हाँ, हो सकता है किसी की कुंडली में धोखे का योग हो, लेकिन वो योग बनाने वाले ग्रह की दशा जीवन में कभी आई ही नहीं। इसलिए टुकड़ों में देखकर नतीजा निकालना बहुत बड़ी गलती होगी। तो आज हमने दो अलग अलग जासूसों की नजर से वफादारी के सुराग ढूंढने की कोशिश की। केपी ज्योतिष जो एक एक डिटेल को माइक्रोस्कोप से देखता है, और जेमिनी ज्योतिष जो सीधे पार्टनर के एम्बेसडर को पकड़ता है। और हमने देखा कि राहु जैसे ग्रहों की भूमिका दोनों में अहम है, लेकिन उसका मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। और सबसे जरूरी बात जो श्रोताओं को याद रखनी है, ज्योतिष एक गाइडेंस है, जजमेंट नहीं। ये संभावनाओं को समझने का एक नक्शा है, किसी पर शक करने या किसी के चरित्र पर लेबल लगाने का हथियार नहीं। इन योगों का सही इस्तेमाल सेल्फ अवेयरनेस और आपसी समझ बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि डर और अविश्वास पैदा करने के लिए। बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। बताइए। अगर ज्योतिष किसी के चार्ट में एक चुनौतीपूर्ण प्रवृत्ति को उजागर करता है, तो क्या वो ज्ञान रिश्ते में समझ और सहानुभूति बढ़ाने का एक उपकरण बनता है, या फिर ये डर और शक पैदा करके खुद ही एक अनचाही भविष्यवाणी को सच साबित करने का कारण बन जाता है? ये सोचने वाली बात है।